ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी वाले भी ध्यान से सुन लें। हम बता रहे थे बेटा कि आर एनवायरनमेंट के बारे में मैंने बताया था कि एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है, कैसे हम हर ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन करता रहता है। बायोटिक कंपोनेंट्स बताए थे, ए बायोटिक कंपोनेंट्स बता दिए थे। और उसके बाद मैंने क्या बताया था कि बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, एंड मैंने उसी में बताया था प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टॉप कंज्यूमर्स होते हैं, जो लाइन जैसे कि उनको कोई और खाता नहीं है, वही लोअर ऑर्गेनिजम्स को खा जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गेनिज्म की चेन एक जैसे चेन सिस्टम रहता है, हर ऑर्गेनिज्म दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, किसके थ्रू, विच इज नोन एज फूड चेन। तो फूड चेन में क्या होता है, ईच ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो दूसरे के साथ कनेक्ट है, और वो अपनी क्या ट्रांसफर करता है, एनर्जी। जो भी कुछ खाता है वो दूसरे को अपना 10% दे देता है, 90% कंज्यूम कर लेते हैं। 10% लोग कौन से साइंटिस्ट ने दिया था मान जी, लिंडरमैन ने। वेरी गुड गौतम। तो बेटा प्लीज लास्ट क्लास पढ़कर आया करो, ठीक है ना। लिंडरमैन ने बताया था कि 10% लॉ के अकॉर्डिंग क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीएससी वाले भी ध्यान से सुन लें। एक जो फूड ट्रॉफिक चेन चलती है, फूड चेन चलती है, हर ट्रॉफिक लेवल पे 10% लॉ डिक्रीज होता हुआ चला जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताए थे कुछ इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होते हैं फूड चेन को अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें, फूड चेन को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था, उसको हमने पिरामिड्स बोले थे। तो पिरामिड्स के हमने 3 पैरामीटर्स लिए थे। मुस्तकिम कौन कौन से थे? 3 पैरामीटर्स ऑफ इकोलॉजिकल पिरामिड्स। हाँ, पैरामीटर्स के नाम बताओ। तो फिर बेटा हमने बताया था पिरामिड ऑफ नंबर, उसके अंदर मैंने बताया था कि एक जैसे कि एक्वाटिक इकोसिस्टम का भी एग्जांपल दिया था और ट्री वाला भी इकोसिस्टम दिया था कि एक सीधा भी बन सकता है और उल्टा, है ना, दोनों तरीके के मैंने बताए थे। एक्वाटिक इकोसिस्टम में बताया था, ट्री इकोसिस्टम बताया था। उसके बाद मैंने बताया था बायोमास। बायोमास भी इरेक्ट भी हो सकते हैं, उल्टा भी हो सकता है। बायोमास के अंदर भी, क्योंकि हमें पता है ट्री का वेट सबसे ज्यादा होता है और उसको हम पैरासाइटिक फूड चेन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बताया था जो तीसरा था पिरामिड्स हमारा एनर्जी के बेसिस पे था, और एनर्जी हमेशा कैसे जाएगी, ऊपर की साइड में जाएगी, तो हमेशा डिक्रीज जाता जाएगा, तो वो हमेशा कैसा बनेगा, इरेक्ट फॉर्म में ही बनता है। क्लियर, इरेक्ट फॉर्म के अंदर बनेगा। इसके बाद हमने स्टार्ट किया था बेटा ओजोन डिप्लीशन पे, यहाँ पे मैंने खत्म किया था लेक्चर। ओजोन डिप्लीशन के बारे में मैंने बताया था, आई होप आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि हमारे सी लेवल से अराउंड 20 से 26 किलोमीटर तक अराउंड हमारा एक स्फीयर होता है जिसको हम स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। उस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर एक ओजोन की लेयर है ऊपर की साइड में, जो कि हमें काफी प्रोटेक्ट करती है, किससे, हार्मफुल यूवी रे से प्रोटेक्ट करती है। बट अभी स्लोली स्लोली उस जो ओजोन की लेयर है उसमें क्या होता जा रहा है, एक होल होता जा रहा है। वो होल किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ बहुत सारी गैसेस हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ ओजोन होल। तो उनकी हमने बताया था ये भी आपको कि अंटार्कटिका के अंदर सबसे ज्यादा बिग होल देखा गया है, लेकिन विंटर्स में वो होल बड़ा हो जाता है, बट जैसे जैसे स्प्रिंग सीजन आता है वो धीरे धीरे कम होने लग रहा है, ऐसा होता जा रहा है। तो याद रखना एनटीएससी वाले मेंटल एबिलिटी में किसी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। विंटर्स में बड़ा हो रहा है लेकिन स्प्रिंग में वो कम होता जा रहा है, ये याद रख लेना। अभी ये बात थी कि जो ओजोन है ये हो क्यों रहा है, एक ये लाइन लिख लो, मैं बोल रही हूं, लिखो। ओजोन होल इज लार्जेस्ट ओवर अंटार्कटिका, ओजोन होल इज लार्जेस्ट, ozone hole is largest over Antarctica and was just short of 27 million square meter, 27 million square meter during September 2003, just short of 27 million square meter during September 2003। याद रखना ये डेट, बिकॉज मैंने एनटीएससी में पूछा जा सकता है इसलिए मैंने डेट लिखवाई है, ठीक है, इसलिए लाइन को याद रखना। बेटा अभी हम लिखते हैं कॉज ऑफ थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर।
ओजोन लेयर की जो थिनिंग हो रही है, पतली हो रही है ना, ओजोन लेयर की जो थिकनेस है वो कम होती जा रही है। किस वजह से वो कम होती जा रही है? पहली बात लिखो, एक लाइन लिखो, फिर समझाती हूँ। दिस लेयर, ओजोन लेयर के बारे में बता रही हूँ, लिखो। दिस लेयर इज एस्टेब्लिश्ड ड्यू टू, दिस लेयर इज established due to an equilibrium, due to an equilibrium due to an equilibrium between photodissociation, between photodissociation of ozone, photodissociation of ozone by UV radiation, by UV radiation and regeneration of ozone। बेटा यूवी रेडिएशन की वजह से, देखो फोटो डिसोसिएशन का मतलब होता है लाइट की प्रेजेंस के अंदर ऑक्सीजन जो हो रहा है वो टूट रहा है। कैसे? देखो, जैसे कि एक O2 का मॉलिक्यूल है, ठीक है, O2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, जब इस पे यूवी रेज गिर रही है, ओके, सो ये कैसे डिसोशिएट हो रहा है, प्लस O, फोटो डिसोशिएट हो गया इसका, लेकिन ये वापस से रीजनरेशन में चला जाता है। कैसे? जब कोई ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है तो ये रीजनरेट करके क्या बनाएगा? O3, है ना, बना लेगा। और इस O3 को हम क्या बोलते हैं? ओजोन। क्लियर है? जब नॉर्मल हमारे ये, लेकिन इसका बनना भी जरूरी है क्योंकि ये हमें क्या प्रोटेक्ट कर रहा है, ऊपर की तरफ एक कवरिंग बनाता जा रहा है ना, ओजोनो, जो हमारा ये स्ट्रेटोस्फीयर है इसको हम ओजोनोस्फीयर भी बोलते हैं, क्योंकि हमारे चारों तरफ से इसने कवर करके रखा है ताकि हार्मफुल रेज ना आए। ठीक है, तो ये हमें एक हमारे लिए हेल्पफुल भी होता है, इसका बनना जरूरी है। लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं, गैसेस, ऐसे केमिकल्स हो रहे हैं, ऐसे गैसेस हैं जो इसको क्या कर रही हैं? ब्रेक डाउन कर रही हैं। ओके, फर्दर अब बताती हूँ ये कैसे रिएक्ट करेगा। लिख लिया ना? बट एट सम टाइम्स, but some chemicals and pollutants, but some chemicals and pollutant react with it and degrade the layer। जब एग्जाम में ओजोन पे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ये जरूर लिखना है, ठीक है, रिएक्ट विद इट एंड डिग्रेड इट, तो डिग्रेड कर देता है। अभी देखो ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो इसको डिग्रेड करती हैं। रीजंस में देखो, सबसे पहला लिखो CFC गैस। ये क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो हमारे रेफ्रिजरेटर से रिलीज होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट डाउन। फर्स्ट गैस इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और जो ये फायर वाले गैसेस में यूज करते हैं ना, जो लगा के रखते हैं, फायर वाले सिस्टम लगा के रखते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, है ना, हाँ, उनके अंदर के अंदर एक गैस होती है, हैलोजन डालते हैं उनके अंदर। क्या डालते हैं? हैलोजन्स। तो हैलोजन्स में भी ये भी रिएक्ट करती है उनके साथ में। क्या होता है? हाँ, तो फ्लेमेबल है, तभी निकलना नहीं। हैलोजन फ्लेमेबल होता है? नहीं, बुझाने का काम करेगा। ठीक है, तो ये जो ये फायर वाले सिस्टम होते हैं ना, उनके अंदर इनको यूज किया जाता है, जो हैलोजन्स को डालते हैं ताकि जब फायर लगे तो उसको बुझाने का काम करे। लेकिन जब ये बाहर आती है तो ये रिएक्ट कर जाती है ओजोन के साथ में। ठीक है, इसके अलावा लिखो मीथेन गैस। मीथेन के बारे में पता है ना आपको? CH4 मीथेन गैस। और नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, NO2, NO3। नाइट्रस ऑक्साइड में क्या क्या होते हैं? NO2 एंड NO3। ठीक है, ये नाइट्रस के ऑक्साइड्स होते हैं। ये भी रिएक्ट करते हैं, किसके साथ में रिएक्ट करेंगे बच्चे? ये सभी रिएक्ट करेंगे हैलोजेंस के साथ में, जो ओजोन के साथ में रिएक्ट कर जाते हैं, जिसकी वजह से वो डिग्रेड होती जा रही है। तो ये हार्मफुल है, केमिकल्स हैं, ये पॉल्यूटेंट हो रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड तो क्या है? इट इज ए पॉल्यूटेंट। आपको पता है हमारी गाड़ियों में जो धुआं निकल रहा है उसमें सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं और नाइट्रस के भी ऑक्साइड होते हैं। लेकिन आजकल जो बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां आ रही है ना, उनके अंदर पॉल्यूटेंट वाला काम होता ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जो नॉर्मल गाड़ियां जो हमारे यहाँ चल रही हैं, छोटी गाड़ियां बात कर रही हूँ, वो क्या करती हैं? पेट्रोल को डिकम्पोज करती हैं, पेट्रोल को तोड़ देती हैं, डिसोशिएट करती हैं। किस में डिसोशिएट करते हैं वो? नाइट्रस में या फिर सल्फर के ऑक्साइड में तोड़ देती हैं। लेकिन सल्फर के ऑक्साइड अगर एटमॉस्फेयर में आएंगे या नाइट्रस के ऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में आएंगे तो हार्मफुल है,
हमारा एटमोस्फेयर खराब हो रहा है, पोल्यूटेंट हो गए। लेकिन जो लेटेस्ट बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही है, मैं BMW जैसी गाड़ियों की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो महंगी गाड़ियां हैं, 15 लाख 20 लाख के ऊपर की बात कर रही हूँ, जो महंगी महंगी गाड़ियां आ रही है ना, आजकल उन गाड़ियों में कुछ ऐसा सिस्टम डाला जाता है, जो आजकल की जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं उसमें पहले पेट्रोल जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, पेट्रोल पहले कन्वर्ट होगा किसी भी ऑक्साइड फॉर्म में, चाहे वो सल्फर के हो चाहे वो नाइट्रोजन के हो, पहले वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। लेकिन बाद में उनके अंदर वो जो सिस्टम लगा हुआ है ना गाड़ियों में, वो उस नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड को कंप्लीट ब्रेक डाउन कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। तो जैसे कि किसी चीज में और रिलीज हो रहा है, CO2 और वाटर एनवायरमेंट में आएगा तो इतना ज्यादा हार्मफुल नहीं है ना भाई। एक तो आए नाइट्रस और सल्फर आए, जैसे चिमनी का जो धुआं निकल के आ रहा है, एक तो वो निकल कर आए, और एक मैं बोलूं बस उसमें से CO2 और वाटर निकल के आए, तो कौन सा बेनिफिट है, CO2 वाटर वाला। तो आजकल की जो भी गाड़ियां हैं लेटेस्ट है उनके अंदर ये ऐसा सिस्टम ऐड कर दिया गया है जिससे सिर्फ CO2 और वाटर ही बाहर निकल के आता है, तो पॉल्यूशन का बहुत हद तक कम हो गया है। ठीक है, जैसे अभी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, तो दिल्ली के अंदर भी ट्राई कर रहे हैं कि पुरानी गाड़ियां बंद कर दी गई हैं, जैसे 2010 से पहले के जो मॉडल है तो उन्होंने बोल दिया कि 10 साल पहले की जो भी गाड़ियां हैं वो नहीं चलेंगी, 12 साल पहले की गाड़ियां वो नहीं चलेंगी, और जो भी नई गाड़ियां हैं, अब नई गाड़ियां महंगी जरूर है लेकिन उनके अंदर ये डालते हुए जा रहे हैं ताकि पॉल्यूशन कम से कम हो। क्लियर है, तो ये माइंड अपना क्लियर रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये कुछ रिएक्शंस थे जिनकी वजह से काम होता है। ये जो CFC गैस है, ये रेफ्रिजरेटर्स वगैरह होते हैं, कूलेंट्स, AC है, इनके अंदर से निकलती है। अभी देखो काम कैसे करते हैं। CFC जो होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, ये एक एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन नाम है इसका, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या रिएक्ट एक प्रोड्यूस करेगा, एक एक्टिव क्लोरीन प्रोड्यूस करता है, और वो एक्टिव क्लोरीन जाके ऑक्सीजन के साथ बाइंड होता है और फिर वो अपना रिएक्शन शुरू करेगा। कैसे करेगा हम एक लिख के बताते हूँ, ठीक है। ठीक है, तो जैसे कैसे, अभी मैं गैस ले रही हूँ CF, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मैंने CFCl2 ले लिया है, CFCl2 इसका फॉर्मूला है, CFCl2 मैंने कार्बन ले लिया, फॉर्मूला ले लिया। अब इसके ऊपर कौन रिएक्ट करेगा, UV रेज काम करेंगी, अल्ट्रावायलेट रेज गिरेंगी, कार्बन ये अगर एनवायरमेंट में है तो CFCl2 किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है CFCl3, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3। जब UV रेज पे इस पे काम करेगा तो इट विल कन्वर्ट इनटू CFCl2 प्लस एक क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज हो गया यहां से, और ये जो क्लोरीन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है इट इज ए एक्टिव क्लोरीन, इट इज ए एक्टिव क्लोरीन रहता है। अब ये जो एक्टिव क्लोरीन निकल गया है इसको बाहर रखना साइड में। अगर मैं CFCl2 ये वापस से ले लेती हूँ, CFCl2 ये वाला लिया, ठीक है। अगर मैं इसको फिर से UV रेज के साथ जब इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे ये फर्दर टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं, फिर से टूट जाएगा, किसमें, CFCl प्लस क्लोरीन, फिर से एक एक्टिव क्लोरीन निकल गया। मतलब कि बात ये सुनो कि जब क्लोरोफ्लोरोकार्बन है तो बार बार वो एनवायरमेंट में आ रहा है, बार बार उसके साथ UV रेडिएशन उस पर रिएक्ट कर रही है, और वो एवरी टाइम टूट कर क्या बना रहा है, एक एक्टिव क्लोरीन निकाल रहा है, और ये जो एक्टिव क्लोरीन हो रहा है यही हमारे लिए हार्मफुल होगा। कैसे, ये Cl निकल गया है, अब ये जो Cl का मॉलिक्यूल है, एक्टिव क्लोरीन जो निकला है, ओके, इट विल रिएक्ट विद ओजोन, इट विल रिएक्ट विद ओजोन, ठीक है। अब ये जब ओजोन के साथ में काम करेगा तो ये क्या बना लेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा क्लोराइड ऑक्साइड ClO प्लस एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट गया, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया। लेकिन जो हमारा ओजोन था ये टूटना नहीं चाहिए था ना, ओजोन डिप्लीट हो रहा है ना, ओजोन डिग्रेड होता जा रहा है, ओजोन टूटना नहीं चाहिए था, लेकिन वो क्लोरीन की वजह से उसके साथ रिएक्ट कर गया है और वो एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल के साथ रिलीज हो गया, यहीं पे प्रॉब्लम शुरू हो गई। अब क्या होगा, ये जो निकला है, ठीक है, ClO, अब ये फिर से अगर किसी और ओजोन के साथ रिएक्ट किया, ये वाला ClO अगर किसी और ओजोन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा, रिएक्शन बताओ क्या करेगा, क्लोरीन प्लस ऑक्सीजन भी निकालेगा, दो मॉलिक्यूल, 2 दूनी 4, 3 और 1 4, 2 मॉलिक्यूल मैंने ऑक्सीजन के निकाल दिए, तो क्लोरीन गैस भी रिलीज हो गई एनवायरमेंट के अंदर वापस से, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल वापस रिलीज हो गई। तो ये एटमॉस्फेयर में, बच्चे सुनो ध्यान से,
यस बेटा, मैं डेफिनेशन वापस से रिपीट कर दूंगी, फिर से सुन लो। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रही हूँ कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है ये हार्मफुल होती है किसके लिए? ओजोन लेयर के लिए, क्योंकि ओजोन लेयर क्लोरीन एक एक्टिव जो कंपाउंड निकल रहा है, मॉलिक्यूल जो रिलीज हो रहा है वो काफी हार्मफुल होता है ओजोन लेयर के लिए। तो जैसे कि मैंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन बताया, जब वो उस पर यूवी रे काम करेंगी तो यहाँ से एक एक्टिव क्लोरीन रिलीज होता है, फिर से टूटेगा, फिर से एक्टिव क्लोरीन निकलेगा। ये एक्टिव क्लोरीन किस पे काम करती है? ओजोन लेयर के साथ में जुड़ जाती है, जहां पे जुड़ के ये ClO प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना दिया। इसका मतलब है कि ओजोन टूट गया है, ओजोन में होल होने लगेगा, ओजोन लेयर टूटने लगी है। मेरे बात समझ रहे हो? ओजोन टूटने लगी है। अगर ये ज्यादा मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो और ज्यादा टूटेगा। अगर ये मैं फिर से इस मॉलिक्यूल को ओजोन के साथ रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा? ओनली क्लोरीन गैस बचेगी, और क्लोरीन अगर एटमॉस्फेयर में ज्यादा निकल रहा है, क्लोरीन इट इज ए हैलोजन टाइप, तो और ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन नियोन ये और ज्यादा हार्मफुल है किसके लिए? एटमॉस्फेयर के लिए। ये एटमॉस्फेयर में डायरेक्ट नहीं रिलीज होनी चाहिए थी, और जिसकी वजह से सिर्फ ऑक्सीजन निकलती जा रही है, ओजोन टूटता हुआ जा रहा है। ओजोन टूटना यानी कि अब हमारी अर्थ पे क्या आने लगेगा? यूवी रेज आने लगेगी, और यूवी रेज अगर अर्थ पे पहुंची तो मतलब हमें कैंसर हो सकता है, हमें कैटरैक्ट हो सकता है, आईज प्रॉब्लम हो सकती है, हमें म्यूटेशंस हो सकते हैं, हमारे जीन्स खराब हो सकते हैं। ओके, तो ये इनका एक रीजन है। अगर एग्जाम में आए तो आपको ये कंप्लीट बनाकर दिखाना है। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा जाता है, मेरी बात सारे सुन लो। ओजोन लेयर पे क्वेश्चन 3 मार्क का पूछा जाएगा। व्हाट इज ओजोन लेयर, व्हाट इज द कॉज ऑफ ओजोन लेयर, एंड व्हाट इज द रिएक्शंस, कैसे काम करता है। ठीक है, उसके एजेंट्स के नाम भी बताने हैं, जैसे कि हेलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। क्लियर? सभी को इतना क्लियर है? मीथेन भी ओजोन डिस्ट्रक्शन होता है, मीथेन गैस। डेफिनेशन लिखवानी, कौन सी डेफिनेशन पूछ रही है बच्चे? ओजोन का थिनिंग, फिर से बोलूं, लिख ले। दिस लेयर इज स्टैब्लिश ड्यू टू, this layer is established due to an equilibrium between photodissociation of ozone by UV radiations and regeneration of ozone। उसके बाद ये रिएक्शन, सारी रिएक्शंस लिख ली सबने? गौतम लिख लिया ये? ओके, नाउ इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर। क्या क्या इफेक्ट्स होगा मुस्तकिम? इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, कैटरैक्ट, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, वेरी गुड। स्किन कैंसर, वेरी गुड। और कुछ सोचो? फोटोसिंथेसिस भी अफेक्ट होती है इससे, क्योंकि रिएक्ट हो रहा है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो लिखो फर्स्ट इसका रिएक्शन क्या होगा? इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट। कैटरैक्ट जो होता है आंखों का प्रॉब्लम है, ठीक है। इसके इफेक्ट्स में पहला इफेक्ट था कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर। इट इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ कैटरैक्ट एंड स्किन कैंसर। सेकेंड लिखो, डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम, डिक्रीज द फंक्शनिंग ऑफ इम्यूनिटी सिस्टम। तीसरा लिखो, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस, इनहिबिट फोटोसिंथेसिस इन द फाइटोप्लैंक्टन्स। जो पानी के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं उनका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इनहिबिट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का एडवर्सली इफेक्ट हो जाते हैं। और पूरा अगर वो खराब हो गए, सोच के चलो फाइटोप्लैंक्टन्स ही अगर प्रॉब्लम में आ जाएंगे तो जू प्लैंक्टन्स क्या खाएंगे, और जू प्लैंक्टन्स अगर मर गए तो स्मॉल फिश क्या खाएंगे, अगर स्मॉल फिश नहीं रही तो लार्ज फिश क्या खाएगी, है ना। तो यानी कि फूड चेन ही डिस्टर्ब हो गई ना, फूड चेन खत्म पूरी की पूरी। इसीलिए तो ये मोस्टली फाइटोप्लैंक्टन्स इसके अफेक्ट हो रहे हैं। लिख लिया? ओके, सो ये था हमारा कंप्लीट सिस्टम। इसके अलावा टेक्स्ट बुक में और कोई टॉपिक है उसके लिए लिखो। व्हाट इज वेस्ट? कोई बच्चा बता सकता है सीवेज क्या होता है? सीवेज नाम सुना ना, सीवेज, वेस्ट पानी वाला सुना होगा ना, सीवेज वर्ड। क्या होता है सीवेज मुस्तकिम, प्रसून? हाँ, टॉयलेट का पानी, वेरी गुड। एनीवन? सीवेज, व्हाट इज सीवेज? लिखो, व्हाट इज सीवेज? म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। सीधी सी बात है ना। अरे म्युनिसिपल पार्टी आती है, पानी गंदा लेके जाती है, वो म्युनिसिपल जो सीवेज वाटर ही तो होता है, गंदा पानी है ना।
म्युनिसिपल वेस्ट वाटर इज नोन एज सीवेज। मैं आज आपको उसकी थोड़ी सी स्टोरी सुनाऊंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो। दो तरीके के वेस्ट मटेरियल होता है। वेस्ट मटेरियल वो होते हैं जो, वेस्ट तो तुम समझ ही गए होंगे, वेस्ट मटेरियल है ना, सॉलिड वेस्ट जो भी निकल रहा है। दो तरह का सॉलिड वेस्ट होता है। देखो आप बाहर देखो, आपके जो एक ग्रीन डब्बा होता है, एक ब्लू डब्बा होता है, डस्टबिन वाले। आप अपने जो कचरे वाले अंकल आते हैं तो आप देकर आते होंगे, तो उसमें बोलते हैं एक में गीला कचरा रहता है, एक में सूखा कचरा रहता है, और उसके अंदर वो फिर कचरे वाले उसको अलग अलग भी करते हैं कि प्लास्टिक्स को अलग कर दो, है ना, वाटर जो पेपर वगैरह के बैग्स हैं वो अलग कर देते हैं, दूध के पैकेट्स हैं वो अलग कर दिए जाते हैं, क्योंकि उसमें दो तरह का वेस्ट मटेरियल होता है। लिख लेना, दो तरह का वेस्ट होता है। टू टाइप ऑफ वेस्ट आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। टू टाइप का वेस्ट होता है। फर्स्ट इज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड सेकेंड वन इज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से डिकम्पोज हो जाए कंप्लीटली। अब जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर के हम पॉलीबैग बना लेते हैं ना, न्यूज़पेपर के पॉलीबैग्स हैं, लेकिन वो अच्छी चीज है, इसीलिए बोला जाता है ना कपड़े का यूज करना चाहिए या फिर पेपर बैग्स का यूज करना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कहीं मार्केट में जाते हैं फिर हम बाद में उनको ऐसे फेंक देते हैं, लेकिन वो कहीं भी अगर मिट्टी में जाएगा तो वो गल सड़कर वापस उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर लेते हैं, वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, टूट जाता है वापस से। तो कोई अगर एनिमल उसको खाएगा तो उसको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जैसे कि प्लास्टिक के बैग्स होते हैं, प्लास्टिक के बैग्स वो होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, वो किसी भी चीज से डिकम्पोज नहीं होते, ओके, वो कभी किसी चीज से डिकम्पोज नहीं होते। अभी जैसे प्लास्टिक के बैग्स वगैरह हम पानी में छोड़ दो, तुम्हें पता है सी के बीच के एरिया पे कितना प्लास्टिक पड़ा रहता है ना, प्लास्टिक की बोतल रहती है, प्लास्टिक के बैग्स पड़े रहते हैं, जब फिश वगैरह रहती है वो अंदर चला जाता है, खा जाती है, और वो डिकम्पोज तो होता नहीं है, डिग्रेड होता नहीं है, तो वो फिश क्या हो जाएगी, मर जाती है। तो प्लास्टिक की वजह से आज के टाइम पे बहुत सारा जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है बेचारे सी एनिमल्स के लिए हो रहा है, सी एनिमल्स मरते जा रहे हैं उनकी वजह से। क्या नहीं होता? हाँ हाँ, फिश इतना ज्यादा काम नहीं करती, फिश पानी में से ऑक्सीजन लेती है और निकाल देती है, एसिडिक नेचर नहीं होता है उसका। हमारे पेट में भी एसिडिक होता है एसिड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्लास्टिक को खा सकें। निकल जाएगा, सुबह ही निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। अरे भिंडी का बीज ही नहीं टिकता तो प्लास्टिक कैसे टिकेगा, है ना। भिंडी का बीज देखा ना आपने, लेडी फिंगर, है ना, समझ में आ गया। तो लेडी फिंगर के सीड्स भी बाहर आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब रोड पे जाओ, हाईवे पे जाओ, हाईवे पे दोनों साइड में जाओ, मैं सुबह साइकिलिंग पे निकलती हूँ तो मैं यही देखा आजकल, हाईवे के दोनों साइड साइकिलिंग करने में देखा, अरे दोनों साइड भिंडी के पेड़ लगे हुए हैं और भिंडी के फ्लावर लगे हुए हैं। तो यहाँ पे भिंडी की खेती किसने की? भिंडी की खेती मतलब लेडी फिंगर के फ्लावर्स लगे हुए हैं दोनों साइड में। आपने लेडी फिंगर का फ्लावर देखा है? येलो कलर का आता है, इतना बड़ा होता है, दोनों साइड इतने सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं। समझ में आ गया ना कैसे लग रहे हैं वो लोग? तो बेटा भिंडी का सीड भी डाइजेस्ट नहीं होता है, टमाटर के सीड्स भी ऐसे ही होता है, ठीक है। तो आप कोई गंदे जगह पे जाएंगे तो टमाटर के कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ मिल ही जाती है, टमाटर कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, देख लेना, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना। अब टॉपिक पे आ जाओ। अच्छा, मैं नॉन बायोडिग्रेडेबल की बात कर रही थी। नॉन बायोडिग्रेडेबल है जो कि किसी चीज से डिकम्पोज नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक्स, प्लास्टिक की बोतल। तो आजकल जो गाय वगैरह होती है ना, काऊ, आपने देखा होगा कई बार गाय भी गलती से कचरे के साथ चले जाते हैं, मतलब कि आपकी थैली में कोई वेजिटेबल है, वेजिटेबल के चक्कर में वो थैली भी मुंह में चली गई, प्लास्टिक का बैग भी अगर मुंह में चला गया तो बेचारी गाय के साथ प्रॉब्लम हो जाती है, गाय भी मर जाती है। आजकल बहुत सारे एनिमल प्लास्टिक्स की वजह से मर रहे हैं। हम बात कर रहे थे सीवेज की, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर। तो हम एक गटर बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने बना दिया, ये टॉयलेट सीट बनानी नहीं आ रही है, ठीक है, बना लेना। मैंने म्युनिसिपल वेस्ट वाटर लिखा है यहाँ पे, जो कि एक्सट्रीम गंदा है, जो कि क्या है, एक्सट्रीम गंदा है, समझ ही सकते हो। और मैंने यहाँ पे बना दी एक साफ सुथरी रिवर। क्या बना दी? साफ सुथरी रिवर बनाई है। इसका नाम मान लेते हैं गंगा, गंगा बना देते हैं। हाँ, हो गई है,
ठीक है, लेकिन मैंने सबसे बड़ी रिवर का नाम लिया है, ठीक है, मैंने यहाँ पे गंगा का नाम लिया है और मैंने इधर म्युनिसिपल वेस्ट वाटर बना दिया है। तो अब क्या होता है, जो हमारा जैसे बिल्डिंग सोसाइटीज है, सोसाइटी का जो सीवेज वाटर होता है वो एक पाइप में छोड़ा जाता है। पहले तो क्या होता था, सब अलग अलग घरों में रहते थे, सबकी अलग अलग अपनी अपनी प्राइवेट टंकियां होती थी नीचे गड्ढे में, वो भर जाती थी फिर खाली करते थे। लेकिन आजकल क्या है, सोसाइटी में तो अलग अलग नहीं बना सकते, तो सबका एक ही सीवेज का पाइप होता है और सबका कचरा एक साथ निकल जाता है सीवेज के लिए। लेकिन बाद में वो सीवेज जाता कहाँ है, तो मैं बताऊं, वो सारा का सारा सीवेज बाद में रिवर में चला जाता है। तो तुम मुझे बताओ, इतना गंदा पानी क्या हम यहाँ छोड़ सकते हैं? इतना गंदा पानी क्या यहाँ छोड़ना चाहिए? नहीं ना। तो गवर्नमेंट, इंडिया की गवर्नमेंट ने इस पे काम किया। 1986 में यहाँ पे एक प्लान बनाया गया था, लिख लो, 1986 में एक प्लान बनाया था इंडियन कोई गवर्नमेंट ने। अकॉर्डिंग टू दिस यमुना गंगा प्लान था, एक्शन प्लान, उसका नाम था यमुना एंड गंगा एक्शन प्लान इन 1986। 1986 में यमुना गंगा एक्शन प्लान बनाया गया। उस प्लान के अकॉर्डिंग क्या किया गया, जितनी भी रिवर थी, मैंने एक एग्जांपल आपको रिवर दे दिया है, ठीक है, जितनी भी टाइप की इंडिया में जितनी बड़ी बड़ी रिवर है, फॉर एग्जांपल यमुना, गंगा, जमुना, जो भी, उन सभी रिवर के पास में बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए। क्या बनाए गए? बड़े बड़े टैंक्स बनाए गए। ओके, और इस टैंक्स को क्या बोलते थे, इस ट्रीटमेंट को हम बोलते थे STP। क्या बोलते हैं? STP। STP का फुल फॉर्म होता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो कहां पे बनाए गए? बड़ी बड़ी रिवर के पास में बनाए गए। तो होता क्या था, सबसे पहले जब से वेस्ट वाटर, मेरे पास गंदा पानी है, एक जग के अंदर मेरे पास गंदा पानी, मान के चलो एक जग में गंदा पानी है, तो मुझे पता है ये गंदा पानी है, तो मैं उसको एक तरह से फिल्टर कर दूंगी, थोड़ा छन जाएगा। मान के चलो उस गंदे पानी के अंदर प्लास्टिक भी है, पेपर भी है, कुछ लीव्स हैं, है ना, तो मैं उनको हाथ से निकाल दूंगी गंदे गंदी चीजों को, तो या फिर फिल्टर कर लो, एक ही बात है। तो एक तो मेथड ये, सबसे पहला मेथड क्या यूज करेंगे फिजिकल मेथड में, कि डायरेक्टली फिल्टर कर दो। जब फिल्टर कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, पहला मैंने बताया फिल्टर कर दिया, इस गंदे पानी को मैंने क्या कर दिया, पहले फिल्टर कर दिया। फिल्टर करने के बाद मैं क्या करूंगी, उसको मैं थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। जैसे कि मग है, मैंने ये ग्लास लिया था, इस ग्लास में वो गंदा पानी है, मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी भी होगी और बड़ा बड़े ऑर्गेनिक मटेरियल भी होगा कोई ना कोई, तो है ना। तो थोड़ी देर बाद मैं इसको रखूंगी तो सेडिमेंटेशन हो जाएगा। सेडिमेंटेशन का मतलब है हैवी चीजें धीरे धीरे नीचे की तरफ सरफेस पे लग जाएंगी, है ना, सेडिमेंट हो जाएंगी, नीचे बैठ जाती है ना। आपने देखा ना, मिट्टी में पानी में घूमती रहती है, लेकिन आप अगर गिलास को ऐसे मिट्टी को छोड़ दोगे, थोड़ी देर बाद वो मिट्टी सेटल डाउन हो जाती है। क्लियर ना। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मेरा ग्लास में सारी चीजें, जो बड़े बड़े पार्टिकल थे, वो सेडिमेंट हो गए और ऊपर का पानी थोड़ा साफ हो गया ना। अब मैं इस पानी को, जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है, अब मैं इस ऊपर वाले पार्ट को मेरे इन बड़े बड़े जो टैंक सिस्टम थे उनमें डालूंगी, क्योंकि काफी मेजोरिटी में मैंने कचरा निकाल दिया। पहले फिल्टर कर दिया, फिल्टर करने के बाद मैंने उसको सेडिमेंटेशन कर दिया, स्टेप्स लिख रही हूं मैं, बाद में मैंने इसको सेडिमेंटेशन कर दिया, और सेडिमेंटेशन करने के बाद मैंने उनको डाला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अब इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर क्या होगा, तुम्हें पता है, ये जो पानी मैंने ऊपर का छाना है बिल्कुल साफ तो नहीं है, अभी भी गंदा पानी ही है ना। अरे सुसु पोटी का पानी तो गंदा ही होगा। तो ठीक है, अब इसको कैसे साफ करेंगे? ये जो पानी है, ये जो टैंक है, मैं इसको एक टैंक बड़ा बना के दिखा रही हूँ। इन टैंक का शेप ऐसा होता है, इन टैंक का शेप कुछ ऐसा होता है। ठीक है, अब मैंने इस टैंक के अंदर ये वाला पानी इधर डाल दिया। जो ऊपर का पार्ट था, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को सुपरनेटेंट वर्ड यूज सुना है कभी? सुपरनेटेंट। नीचे का पार्ट नीचे सेडिमेंट हो गया, ऊपर वाला चीज इफुलेंट वर्ड सुना है? एफुलेंट नहीं सुना अभी तक, टैंक में नहीं सुना, शायद अगले साल सुनोगे। तो बेटा मैं कैसे समझाऊं, आज एक ग्लास है मिट्टी ले लेना और उसको थोड़ी देर के सेटल डाउन होने देना। जो ऊपर का पार्ट बचेगा, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सुपरनेटेंट पार्ट। क्या बात, उस वर्ड को क्या लेंगे? सुपर नेटेंट। प्रैक्टिकल्स नहीं हुए ना इस बार तुम्हारे, ना, नहीं तो प्रैक्टिकल्स में बताया जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल से बताया। तो सुपर नेटेंट जो पार्ट था ना पानी का, मैंने वो यहाँ से लेके यहाँ डाल दिया, एक मेरे बड़े टैंक में डाल दिया है गंदे पानी को। अब क्या होगा, इस टैंक के अंदर 2 होल बना रखे हैं मैंने,
ठीक है, ये उनको बोलते हैं हमारा ऑक्सीजन एयर टैंक, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन एयर टैंक, यानी कि ये होल्स के थ्रू अंदर कौन आता है, ऑक्सीजन अंदर आती रहती है, ठीक है, बड़े बड़े टैंक के अंदर। अब मैंने इसके अंदर ये गंदा पानी डाल दिया और मैं इस टैंक को 2-4 दिन के लिए बंद करके छोड़ दूंगी, फिर क्या होगा, हमें पता है कि यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आ रही है और गंदा पानी है, यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल है अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे कौन ग्रो कर जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर देंगे। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ऐसे बैक्टीरिया, बैक्टीरिया वर्ड समझ में आएगा, ऐसे बैक्टीरिया ग्रो करेंगे इसके अंदर जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खाना बनाते हैं। तो यहाँ पे मान लो मैंने ये बड़े बड़े बना के दिखा रही हूँ, ये बैक्टीरिया ग्रो कर गए। अब ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, तुम्हें पता है इसको खाना चाहिए बैक्टीरिया को, तो इस पानी के अंदर जितना भी गंदा पानी का ऑर्गेनिक मटेरियल था वो सब खा जाएंगे, खा जाएंगे ना, तो पानी कैसा हो गया, साफ हो गया। अब साफ हो गया, अब इस साफ पानी को यहां से निकालेंगे, एक पाइप लगा देंगे और रिवर में छोड़ देंगे। 100% नहीं होता है, लेकिन 95% हो जाता है। अरे बेटा कोई थोड़ा, कोई 2-4 किलो पानी थोड़ी ना, 2-4 लीटर पानी थोड़ी ना जो बॉईल कर लेंगे, कितना पानी है, कुछ नहीं करते। सबसे बेस्ट इलाज है इनका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू। मैं अभी आपको बताऊंगी बीओडी की वैल्यू। बीओडी होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन। अभी देखो ये गंदा पानी है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसे होगी, कम या ज्यादा, गंदे पानी के अंदर ऑक्सीजन कम होगी या ज्यादा होगी, कम होगी। बेटा मान के चलो गंदा पानी है और नीचे फिश वगैरह रहती है, नहीं, ऊपर हमने बहुत सारी कचरा डाल दिया है, ओके, अब उन फिश को ऑक्सीजन मिल पाएगी, है ना, तो कम हो गया ना, जितना गंदा पानी उतना ही उसका क्या होगा, बीओडी का वैल्यू कम होगा। अगर हम बीओडी का वैल्यू बढ़ा देंगे तो हमारा पानी क्लीन हो रहा है, यानी कि पहले इसकी बीओडी की वैल्यू कम थी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जो था कम था, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की लेवल कम था, गंदा पानी है। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने धीरे धीरे ऑर्गेनिक मटेरियल खा लिया, है ना, ऑर्गेनिक मटेरियल खत्म होता चला गया, तो धीरे धीरे ऑक्सीजन का लेवल क्या होता गया, बढ़ता गया, और जैसे जैसे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ता जाएगा, यानी कि पानी साफ होता जा रहा है, ठीक है, पानी का लेवल क्लीन होता हुआ जा रहा है, और इसको हम डायरेक्ट हमारी रिवर्स में छोड़ते हैं। तो बड़ी बड़ी जितनी भी रिवर हैं 1986 के बाद से सभी रिवर्स के पास में ऐसे बड़े टैंक्स बनाए गए हैं। इन टैंक्स को बोला जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इनसे काफी बेनिफिट हो रहा है। क्लियर है मेरा पॉइंट, है ना। तो इसके अंदर लिख लेना, वेस्ट के अंदर आपके कुछ ज्यादा नहीं है कि क्या कौन कौन सा वेस्ट होता है। इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट में क्या क्या आएगा, मेटल्स, हैवी मेटल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स, लिख लो बेटा। इंडस्ट्रियल वेस्ट क्या होते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट आर मैनी ऑर्गेनिक मटेरियल या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, सल्फर ऑक्साइड SO2, हैवी मेटल्स, ये इंडस्ट्री से निकलता है ये धुआं, ठीक है, पॉल्यूटेंट। ओके, डोमेस्टिक वेस्ट क्या होते हैं, डोमेस्टिक वेस्ट में लिख लो सीवेज ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज, सीवेज ऑफ सैनिटरी फैसिलिटीज। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होता है, राइट डाउन एग्रीकल्चर वेस्ट, सीवेज ऑफ सैनिटरी फैसिलिटी, सीवेज ऑफ सैनिटरी फैसिलिटी। एग्रीकल्चर वेस्ट क्या होते हैं, सोच के बताओ। अरे केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, है ना, हाँ, वीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज किए जाते हैं ना फसलों के ऊपर, तो इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, ये होते हैं एग्रीकल्चर वेस्ट। और इसके अलावा कुछ कमर्शियल वेस्ट भी होता है। कमर्शियल वेस्ट मतलब बिल्डिंग का वेस्ट निकल के आ रहा है, प्रिंटिंग प्रेस मशीनें होती है, प्रिंटिंग प्रेस का भी कचरा निकल के आता है, हॉस्पिटल का भी कचरा निकल के आता है ना, प्लास्टिक्स वगैरह हॉस्पिटल का निकल के आ रहा है, इंजेक्शन वगैरह निकल के आ रहे हैं, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं इनके कचरे हो रहे हैं, ये सब भी लिख लेना। 2 टाइप के वेस्ट मटेरियल बताए आपने, उनका डेफिनेशन लिख लिया था, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होता है लिख लेंगे सभी बच्चे। उनके एग्जाम्पल मैंने बता दिए, बायोडिग्रेडेबल का जैसे कि पेपर बैग्स वगैरह, ठीक है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक पेपर्स डिकम्पोज नहीं होते। मेथड ऑफ सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, हमें वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज कैसे करना चाहिए, अब बताओ। तो कैसे करना चाहिए, सिंपल सी बात, गड्ढा खोद के दबा दो, है ना, डंपिंग कर दो। तो लिखो फर्स्ट इज द डंपिंग, ये बहुत ही इजी मेथड है ना,
डंपिंग, फर्स्ट इज द डंपिंग, इट इज ए सिंपल एंड इकोनॉमिकल मेथड। सेकेंड लिखो कंपोस्टिंग, सेकेंड वन इज द कंपोस्टिंग, कंपोस्ट कर देना, खाद बनाना। खाद कैसे बनाई जाती है? उनको डिग्रेड कर दो बैक्टीरिया की वजह से, उनको दबा दो किसी गड्ढे के अंदर और फिर वहां पे ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, तो एनाएरोबिक बैक्टीरिया उसके ऊपर काम करने लग जाएंगे। जैसे कि गाय का, भैंस का जो गोबर होता है, तुम्हें पता है ना, गोबर गैस बनाई जाती है, गोबर गैस प्लांट बनाए जाते हैं। वो भी क्या करते हैं, गोबर को गड्ढे में डाल देते हैं, पानी में मिला के सॉल्यूशन बना के छोड़ते हैं, 4 दिन के लिए छोड़ देते हैं, अपने आप उसमें से गैस निकल के आती है और उस गैस का यूज करते हैं हम आराम से कुकिंग के लिए और लाइट के लिए। मस्त लाइट आएगी फ्री पॉकेट की, गोबर गैस प्लांट। क्लियर ना? तो गोबर गैस यानी कि कंपोस्ट करना, खाद बनाना, और जो कचरा बचता है उसको हम क्या करेंगे, खेतों में डाल देंगे, फर्टिलाइजर्स के रूप में यूज करेंगे। क्लियर है सभी बच्चों को?